आप देख रहे हैं टाइम्स 24 प्राइम न्यूज में मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। अगर हम बात करें तालीम की, तो ये सिर्फ एग्जाम में मार्क्स, परसेंटेज या पोजीशन हासिल करना भर नहीं होता है, बल्कि तालीम का मकसद इंसान को एक मुकम्मल इंसान बनाना होता है, उसका बहुमुखी विकास करना होता है। इल्म ही वो चीज है जो इंसान के सोचने और समझने के नजरिए को बदल देती है और मुस्तकबिल के सही फैसले लेने की सलाहियत पैदा करती है। अच्छा और बुरा, सही और गलत को सही ढंग से समझाना सिखाती है। जिंदगी को जीने का सही तरीका भी हमें तालीम हासिल करने से ही आता है। एक शिक्षित समाज ही किसी देश को तरक्की की राह पर ले जा सकता है। जिस तरह एक अच्छे मकान की तामीर के लिए एक अच्छी और मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी तरह एक व्यक्ति को इस समाज का एक सभ्य नागरिक बनने के लिए तालीम बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा हमें जीने का सही तरीका सिखाती है। बेहतर शिक्षा से हम दुनिया को एक बेहतर नजरिया दे सकते हैं और कहीं ज्यादा बेहतर नजरिए से दुनिया को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एसएससी एकेडमी के फाउंडर इंजीनियर महबूब आलम व रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के फाउंडर मैनेजर मोहम्मद शोएब आलम की कोशिशों से जो स्टूडेंट्स आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, यूपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की आज शुरुआत की गई है, जिसके इनॉग्रेशन सेरेमनी के मौके पर आईएएस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर समीर अहमद सिद्दीकी, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स, एडिटर्स, मजहबी रहनुमा और गणमान्य लोग मौजूद रहे और अपने विचार साझा किए। बात उस प्रोसेस से गुजरने और रोजे महशर किसी का हिसाब इस सवाल से होगा ही नहीं कि तुमने आईएएस तो नहीं बनी। सवाल बस एक हो, तुमने आईएएस बनने की कोशिश क्यों नहीं की? जवाब सिर्फ कोशिश। जो साकिब भाई ने बोला उसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूं। हर सांस, हर पानी की बूंद, हर खाने का निवाला, हर गुजरता दिन, चढ़ता और ढलता सूरज तुमसे बस एक सवाल कर रहा है कि जितनी किताबें और उन किताबों में जितनी लाइनें, क्या तुमने हर लाइन को पढ़कर उस पर सोचा है? अगर जवाब है हाँ सोचा है, तो ये जमाना तुम्हारा है। और अगर नहीं सोचा है और रटा है, तो विकिपीडिया और गूगल ने तुम्हें इस जमाने से वैसे ही बाहर कर दिया। सभी लोगों को और खास तौर पे जो यहाँ पर मौजूद हैं, आगे जनाब सिद्धू मियां साहब, समीर भाई साहब, इन लोगों की कोशिशें भी यहाँ पर बहुत रंग लाई हैं और हम लोग आज जमा हैं एक साल के ठीक बाद, जब साकिब का यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा था, जब वो सिलेक्ट हुए थे, तब हमारी नजर में ये आया था, ये जहन में बात आई थी कि तैयारी इस तरह की शुरू कुछ कर रहे हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। और फिर थोड़ी मीटिंग्स हुई, लेकिन फिर खामोशी में सब चला गया। लेकिन अचानक से पता चला कि वो सारी तैयारियां शोएब ने पूरी कर ली हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। कहना बेसिकली मैं यहाँ ये चाहूँगा कि आप लोगों ने सिलेक्शन होते हुए देखे होंगे आईएएस, पीसीएस या नीट में, तो ज्यादातर बच्चों के आपने हालात देखे होंगे, या तो इस बात के कि बहुत गुर्बत में उन्होंने वक्त गुजारा, किसी के वालिदैन बहुत लोली बर्न कर रहे थे, किसी के वालिदैन जो है वो बहुत ऊंची पोस्ट पे थे और बहुत अच्छी जगह तालीम दिलवाई अपने बच्चे को, और उसके बाद सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चे गुर्बत में तो थे लेकिन टैलेंटेड थे। मगर एक मिसाल मैं खाली देना चाहूँगा, वैसे इकरा फोरम पे मैंने वो शेयर भी किया था, आप लोग जो जुड़े हैं देख लें, और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशनल भी बहुत है। 2019 में बिहार के तालिब इल्म ने, जिसको कि उस वक्त कहा जाता था, उसके वालिदैन कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने आईपीएस में सिलेक्शन करके दिखाया। कैसे कि बचपन में वालिद की सिर्फ इतनी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा पास हो जाए, थोड़े अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। पढ़ता लिखता नहीं था, एक भाई पढ़ने में
वक्त वालिदैन उनके परेशान रहते थे कि इसकी किस्मत कहाँ ले जाएगी। किसी तरह से वो बोर्ड के एग्जाम तक पहुंचा और 45% मार्क्स लाया। बड़ा खुश हुआ कि मैं पास हो गया, लेकिन वालिद साहब बहुत दुखी थे कि इसमें क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या बनेगा, क्या इसको अच्छी जॉब मिल पाएगी इतने परसेंट से। उन्होंने फैसला सुनाया कि दोबारा से दोगे, ये बोर्ड का एग्जाम तुम दोबारा से दोगे और तैयारी में इसकी लग जाओ। उसने, लड़के ने चैलेंज कबूल किया और दोबारा से बोर्ड का एग्जाम दिया तो 75 ईयर्स के आसपास कुछ लाया, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उसके बाद वालिद ने उसके कहा कि अब आगे तुम पढ़ाई में कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हें करना यह है कि डिप्लोमा कर लो और उसके बाद में तुम कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, अपनी जिंदगी गुजार लोगे। उसने वो भी कबूल कर ली वालिद की ख्वाहिश, डिप्लोमा कर लिया। लेकिन एक दिन के जहन में आया कि ज्यादातर लोग जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको लोग ये कह के चढ़ाते हैं कि ये डिप्लोमची है, ये डिप्लोमची है। और वो इस चैलेंज को सुनते सुनते, इस बात को, उसके ऊपर जो तंज हो रहा था, सुनते सुनते एक चैलेंज की तरह इसमें लिया। जॉब भी मिल गई उसको बाद में, लेकिन डिसाइड किया कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी, हमें यहाँ मन नहीं लग रहा। उसने अपने वालिद को फोन किया एक दिन कि वालिद साहब, मैं वापस घर आना चाहता हूँ, थोड़ा सुकून चाहिए, बड़ी मेहनत कर ली है और मैं ये तैयारी करना चाहता हूँ। तो वालिद ने सोचा कि ये परेशान हो गया है शायद नौकरी से, पढ़ाई से तो परेशान था लेकिन शायद नौकरी से भी परेशान हो गया, इसलिए नौकरी भी छोड़ के आया। जब आगे उसने अपने वालिद से बताया कि मेरा ये इरादा है, ये अज़्म है, तो उन्होंने कहा कि बेटा, क्या कोई तुम्हारे साथ ऐसा स्टूडेंट रह रहा है जो इसकी तैयारी कर रहा है, जिसने आपको जो है इस हद तक मोटिवेट कर दिया कि आप नौकरी छोड़ने को तैयार हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, बस हमारे दिल ने ये कहा है कि हमें कुछ करना है और आज मैं इरादा कर रहा हूँ, आप हमें इसके लिए दुआएं दीजिए। वालिद साहब ने कहा कि दुनिया में इससे खुशकिस्मत कोई वालिद नहीं होगा जिसका वो बेटा जिसको आज तक पढ़ाई लिखाई में कमजोर माना जाता था, वो आज इस आज़म पे आ गया है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि मालूम है ऐसा ना हो 2 साल में, साल में, 6 महीने में तुम परेशान होकर बैठ जाओ, ना इधर के रहे ना उधर के, नौकरी तो जा चुकी होगी। उसने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा और चौथे अटेम्प्ट में वो वहां तक पहुंच गया। तो ये सिर्फ इतना हमें आपको मोटिवेशन के लिए कहना है कि जो पढ़ाई में कमजोर है वो भी अगर तय कर ले कि हमें कुछ करके दिखाना है तो वो भी वहां तक पहुंच सके। तो किसी हाल में आप लोग ये ना सोचें कि हमें 45% वाला समझा जा रहा है या 70% वाला या कॉन्वेंट एजुकेटेड या मदरसे का, ये बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसा समीर साहब ने कहा कि स्कूल लेवल तक तो आपका मेंटल लेवल बढ़ाया जाता है, याददाश्त की ताकत बढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बाद डिसीजन आपको लेना होता है और जिस दिन आप ये डिसीजन ले लेंगे उस दिन आप कुछ भी करने के लिए फिट होंगे। यही बात हमें कहनी थी। एक बार फिर कह रहे हैं कि आप इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस भी देखिए जब तैयारी कर रहे हैं और इकरा फोरम पे वो शेयर है, एक बार जरूर देखिएगा, वालिदैन भी और बच्चे। शुक्रिया। अब्दुल अजीज मोहतरम डॉक्टर अजीज खान साहब तशरीफ फरमा। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट की आपका पास हो जाए, माइक पर तशरीफ लाएं अजीज खान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हालांकि मौका नहीं है क्योंकि हमें सुनना है समीर साहब को। डेफिनेटली एक लंबे वक्त से मैं एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि काम तो कोई भी चुना जा सकता था, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैंने जो काम किया एक लंबे वक्त से वो बेहतर काम है। मैं देख रहा हूं कि बैंक में बहुत ही जिम्मेदारान बैठे हैं, हमारे जमील भाई बैठे हैं, बहुत ही जिम्मेदार हैं। एक लंबे वक्त से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, मैं भी बाहर था और आज मैं लेट हो गया क्योंकि मैं इंटरव्यू में था, क्योंकि स्कूल के इस वक्त इंटरव्यू चल रहे हैं टीचर्स के, तो मैं उसी इंटरव्यू में शामिल था। हमारे बीच में हजरत बैठे हैं, मोबाइल शरीफ से आए हुए हैं, समीर भाई बैठे हैं जिनको हम सुनने के लिए बेचैन हैं और लंबे वक्त से उनके बारे में सुनते चले आए हैं। फरीद साहब को आपने सुन ही लिया,
कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जिम्मेदार हजरात भाई बैठे हैं, तमाम शख्सियत बैठे हैं, आजम भाई, आदाब भाई, मुबस्सिर भाई, तमाम जिन्हें सिद्दीकी साहब, सब जिम्मेदार बैठे हैं। बहुत लंबी बात मैं कह करके मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो कुर्बान छेड़ा है आलम भाई ने और तमाम जिम्मेदारों ने, यकीनन हमें इस पर डॉक्यूमेंट करना होगा, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। लश्कर तैयार है, तारों तैयार है, और हम सब लोगों को मिल करके इंशाअल्लाह मंजिल की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये सोच हमारी होनी चाहिए कि मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां, तो ये कारवां अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है और ये कारवां मंजिल की तरफ पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारे जिम्मेदारान आज यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने दुआओं से नवाजा है। आज लोग डाइस पर बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, सब अपने लोग हैं, और इंशाअल्लाह मेहनत करें, हम सब लोग साथ में मिल करके इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे, और जो मकसद है कि कौम के खिदमत का जो जज्बा है, जो जोश है, वो इंशाअल्लाह पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। सारी आप लोगों को फैसिलिटीज देंगे, उसकी नेमतें बहुत बड़ी हैं। ये नेमतें यहाँ जो बैठे हैं, जिनकी वजह से सब मुमकिन हुआ है, जो लोग यहाँ पे आए हैं शिरकत में, ये सब नेमतें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इसका शुक्र करिए। और जो मैं भी बात कहता अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हम अल्लाह के राह में खर्च करो, जो कुछ भी हमने तुम्हें दिया, जो कुछ भी हमने तुम्हें दिया, कहीं नहीं फरमाया माल खर्च करो, कहीं नहीं। हमारा माशरा इसका ऐसा हो गया है कि सोचता है कि तुम माल खर्च करो, ज़कात खर्च करके और हो गया, काम हो गया। नहीं, वो सब कुछ जो आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास है, वो सब अल्लाह का है, उसकी कौम का है, उसकी मिशन का है। एक खाना आप रह सकते हैं, दूसरा बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कौन पे खर्च करेंगे। आप 30 लाख 50 लाख 80 लाख करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने, कुछ नहीं जाएगा, कोरोना के लिए चले जाएंगे, नहीं होगा कुछ। और न जाने आने वाले वक्त में कौन उसमें रह रहा होगा, क्या फसाद होने, क्या चढ़ना, आपको कुछ नहीं पता है। आपकी जिंदगी मैक्सिमम 60 70 80 साल है, बहुत लकी में 100 साल जी जाएंगे, मत फिक्र करिए इतना ज्यादा। अल्लाह ताला रोटी दे रहा है, जितना है तो सही हो जाएगा, मगर जो आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा है, उसे आने वाली नस्लों पे लगाइए, खर्च करेंगे, उन पे इन्वेस्ट करेंगे, उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे, उनकी लाइफस्टाइल पे, पूरी कौम की एक रिस्ट्रक्चरिंग पे, तब जाके आप वो कौम बनेंगे जिसका ये तरक्की हर कदम पर, हर गांव पर आपने बेहतरीन शानदार रहनुमाई फरमाई है, और अपनी मौजूदगी से इस इदारे को सीनत बख्शी है। इससे बड़ा ताउन क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि इस इदारे को माली ताउन की जरूरत है, तो मैं चाहूंगा कि उस्ताद सबसे पहले अपने शागिर्द की हौसला अफजाई करें। मैं खुद चाहूंगा कि अपने ही मुंह से, अपनी जबान से उस चीज का ऐलान फरीदी साहब माइक पर आकर करें। मुझे बहुत खुशी है, शेख माशाअल्लाह एक बहुत ही जज्बाती और कुछ करने का इनके अंदर एक हौसला जो है वो तो नजर आ ही रहा है, और जो इन्होंने अपने तासुरात रखे, तो मैं समझता हूँ जमील भाई कि ये इनकी दिल की आवाज़ है, और जो ये कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे जो भी बने हम लोगों को करना चाहिए। हो सकता है हमारे सबके मंसूबे एक जैसे हों, हम सब भी चाहते हैं कि हम हमारी कौम के बच्चे तरक्की करें, और एक पूरा सेटअप बनाने में हम लोग बहुत सरमाया लगा सकते हैं। तो अगर हम एक सेटअप को नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके जो सेटअप चला रहा है उसी को सपोर्ट कर सकते हैं। भाई सब मामला नियत का है और नसब का है, तो इनकी नियत यही है कि जो बच्चे RCA में हैं वो यहाँ से तालीम हासिल करें, यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई करें, और हम सबकी भी नियत यही है। तो अब ये जिम्मेदारी माशाल्लाह शहर के हाथों में है, और हम सब लोग इनके साथ में हैं। आज मैं 51,000 रुपये से बिस्मिल्लाह करता हूँ RCA, और अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, और ये छोटी सी रकम है, इंशाअल्लाह ताला आप जब भी कहेंगे मैं आपके
के लिए तासुर पेश फरमाने के लिए हमारे और आप सबके मेहमान मोहतरम अफसर सिद्दीकी साहब आएंगे। जो सरकार हुकूमत साहब की दुआया कलमात होंगे मैं लेता हूँ पहुँचेंगे माइक पर मोहतरम दिशा। शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं माजरा चाहूँगा कि थोड़ा सा लेट आया आउट ऑफ सिचुएशन था। और दूसरी चीज़ कि अल्लाह का करम है, बड़ा एहसान है कि आज हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े वेटरन और हम लोगों ने बचपन से जिनके वीडियोज़ और जिनकी बातों को सुन के हासिल किया कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो हमारे बीच में है। समीर भाई कल रात में ही मुझे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ था रोड का और माशाल्लाह वो हमारे बीच में है। ये हमारे लिए बड़ी इत्मीनान और शुक्र की बात है। अब कुछ चीज़ें अपने बारे में बताने से पहले बहुत मुख्तसर सी बातें, सिर्फ 3 सवालों पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बहुत मुख्तसर से उन्हीं 3 पे मुझे लगता है कि हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि हम सारे के सारे लोग यहाँ पे क्यों हैं, पहला सवाल। और अगर यहाँ पे है तो हमको करना क्या है, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल कि हमको कैसे करना। पहला सवाल पहले लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं और फंडामेंटल राइट्स भी। फंडामेंटल ड्यूटीज में हम मुल्क की तरक्की में अपना बराबर का हिस्सा देंगे। हमारे पास ये हमारी ये ड्यूटी है कि मुल्क की तरक्की में हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। और हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि जो मुल्क की तरक्की हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें और उसमें जो भी तरक्की के जो हिस्से हैं उस हिस्से उसमें भी हिस्सेदार बनें। पॉलिटिकल, सोशल हो, एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल, किसी भी तरह की चीज़ें जो हिंदुस्तान या मुल्क में चल रही हैं तरक्की के सिलसिले में, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है और क्यों होना चाहिए, इस सवाल को लेके हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। बहुत सारे आंकड़े अभी समीर भाई देंगे कि हम लोग पूरे के पूरे माशरे में या उस तरक्की के आंकड़ों में यहाँ पे कौन सा सेंटर है या अलीफ एकेडमी क्या डाल रही है। मैंने डायरेक्ट अलीफ एकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर था उनसे फ़ोन किया। उनको लगा कि मैं एक कैंडिडेट हूँ और मुझको जो है उसके बारे में कुछ पूछना है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसे ही हालातों से निकल के मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मेरा बहुत बड़ी चीज़ है या नीट में तो ज़्यादा खत्म करें। मैंने कहा कहाँ पे आपका सेंटर है, मैं वहाँ पे सेंटर में देखना चाहता हूँ और किस तरह की चीज़ें हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे फेक भी जो है न्यूज़ चलती रहती है कि हमारी इंस्टीट्यूशन में आप यहाँ पे आइए, बहुत सारे लोग हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि ये ऑलरेडी मैं हमदर्द स्टडी सर्किल के समीर भाई को बताऊँ कि मैं हमदर्द स्टडी सर्किल में भी 4 साल रहा। मैंने 4 इंटरव्यू IAS के वहीं पे दिए। उसके बाद जब शुरुआती दौर था जामिया का RCA स्टार्ट करने वाला, उसमें भी मेरा थोड़ा सा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। जब स्टार्ट हो रहा था तो माशाल्लाह जामिया का भी RCA बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं जब आया शोएब भाई को से मिला तो मैंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया। ये कुछ चीज़ें मैंने बताई, कुछ चीज़ें इन्होंने हमसे पूछी कि इस तरह से है, और आखिरी में बताया कि समीर भाई से बात हुई है। तो मैंने कहा इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। और शायद समीर भाई अभी आएंगे, आपसे बात करेंगे, उनके बारे में मैं और कुछ न